वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम पीएसएम करने जा रहे हैं सैम्पलिंग के ऊपर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीएसएम यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप। यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स: ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग, क्रिटिकल सैम्पलिंग एंड अलाइजिंग इफेक्ट। यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द सैम्पलिंग रेट एंड द हाईएस्ट पॉसिबल मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल टाइप की भी होगी और थ्योरिकल टाइप की भी। एग्जाम में आप दोनों टाइप की प्रॉब्लम ही इस टॉपिक से एक्सपेक्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीएम से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में। पूरे डिजिटल कम्युनिकेशन में पीसीएम जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से एग्जाम में आपको थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करनी है और न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम आपको भी खुद से सॉल्व करनी होगी। सो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है स्टेट एंड एक्सप्लेन सैम्पलिंग थ्योरम इन डिटेल, आल्सो एक्सप्लेन अलाइजिंग। तो यहां जो प्रॉब्लम है आपकी, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है: स्टेट एंड प्रूव द सैम्पलिंग थ्योरम एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस। तो यहां पर देखिए आपको दोनों ही क्वेश्चन में अलाइजिंग बोला है, मतलब एप्लीकेशंस भी वही है सैम्पलिंग थ्योरम के कि आप अलाइजिंग इफेक्ट को आइडेंटिफाई करके कैसे अलाइजिंग इफेक्ट को आप रिमूव कर सकते हो, ये आप सीखते हो। और सैम्पलिंग थ्योरम बोला है, तो सैम्पलिंग थ्योरम वही है आपका जो मैंने आपको इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग में सिखाया है कि एफएस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम। तो आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को? तो आपको अप्रोच ऐसे करना है कि सबसे पहले आपको सैम्पलिंग क्या होती है ये बता देना है। सैम्पलिंग आप पहले बता दीजिए, सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग क्यों की जाती है। उसके बाद फिर आप बताइए यहां पर सैम्पलिंग थ्योरम। लेकिन सैम्पलिंग थ्योरम, अगर ये प्रॉब्लम लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम है तो सैम्पलिंग थ्योरम को आप प्रूव भी करके दिखाइए। प्रूफ एंड डिफाइन दोनों का दोनों आपको यहां पर परफॉर्म करना है। सैम्पलिंग थ्योरम को बता देने के बाद, उसका इक्वेशन लिख लेने के बाद, यहां पर जो डायग्राम वाइज मैंने 3 पॉसिबल केसेस लिए थे वो तीनों के तीनों केसेस आपको शो करने होंगे। और तीनों के तीनों केसेस शो करने के बाद जो थर्ड केस में हमारा अलाइजिंग इफेक्ट आया था उस अलाइजिंग इफेक्ट को आपको शो करना है और यह बताना है कि अलाइजिंग इफेक्ट को रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होगी, डिटेल में एक्सप्लेन करनी होगी। इस टाइप की प्रॉब्लम आप लॉन्ग टाइप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिस्क्राइब सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल और एक्सप्लेन द फॉलोइंग: इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, आइडियल सैम्पलिंग और explain flat top and natural sampling, why flat top sampling preferred over natural sampling, or explain the principle of flat top sampling and elaborate about aperture effect। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सैम्पलिंग के टाइप्स पर है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले फिर से सैम्पलिंग को डिफाइन कर देना है। सैम्पलिंग को डिफाइन करने के बाद वन बाय वन आपको टाइप्स को डिफाइन करते जाना है। जब आप टाइप्स को डिफाइन करने जाएंगे तो जो टोटल आपके 3 टाइप हैं, पहला टाइप है आपका इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। तो इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग में आपको क्या करना है, आपको कंप्लीटली सैम्पलिंग थ्योरम को प्रूव करना है, सैम्पलिंग थ्योरम को शो करना है और जो पॉसिबल 3 केसेस मैंने आपको बताए हैं वो आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है। सो सैम्पलिंग थ्योरम एंड पॉसिबल 3 केसेस ये आप यहां पर बता देंगे इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग में। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे नेचुरल सैम्पलिंग। नेचुरल सैम्पलिंग में आपको क्या करना है, नेचुरल सैम्पलिंग में आपको कंप्लीटली सैम्पलिंग किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, प्रोसीजर आपको कंप्लीट यहां पर शो कर देना है। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर आप शो कर दीजिए सैम्पलिंग का, नेचुरल सैम्पलिंग का। और उसके बाद नेचुरल सैम्पलिंग में जो प्रॉब्लम है वो आप यहां पर डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन देखिए इस तरीके से भी पूछा हुआ है, व्हाई फ्लैट टॉप सैम्पलिंग प्रिफर्ड ओवर नेचुरल सैम्पलिंग। तो प्रॉब्लम को जरूर बताइए नेचुरल सैम्पलिंग में प्रॉब्लम क्या है, प्रोसीजर देन प्रॉब्लम। और उसके बाद लास्ट आ जाइए आप फ्लैट टॉप पे। तो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में भी पूरा का पूरा जो प्रोसीजर मैंने आपको एलएम में सिखाया हुआ है उस पूरे प्रोसीजर को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। और डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद आप ये बताइए व्हाई फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इज प्रेफर्ड। देन आप ये बताइए
कि प्रॉब्लम्स क्या है यहां पर। तो जो प्रॉब्लम है आपकी, आपको पता ही है, इसे क्या बोलते हैं, अपर्चर इफेक्ट। मैंने आपको एलएम में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो अपर्चर इफेक्ट को बहुत डिटेल में आप यहां पर एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो फ्लैट टॉप में आपको दो चीजें एक्सप्लेन करनी है प्रोसीजर के बाद। एक तो यह बताना है कि क्यों नेचुरल सैंपलिंग से बेहतर है, एडवांटेज क्या है इसका, क्यों प्रिफर की जाती है, और साथ में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम अपर्चर इफेक्ट है, तो यह चीज आपको बतानी होगी यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक सैंपलिंग यहां पर शो करनी होगी। अगेन ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगी, तो आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने होंगे, आपको चूज करना होगा कि कितना आपको यहां पर एग्जाम में शो करना है, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आप एग्जाम में लिखना चाहोगे, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आप स्किप करना चाहोगे। जब एक प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा लेंदी हो तो आप सारे पॉइंट्स अगर लिखने के लिए जाओगे तो यह भी हो सकता है कि बाकी प्रॉब्लम्स के लिए टाइम ही ना बचे और आप एक्स्ट्रा लिखाओ, जितने मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लिखाओ। ऐसा नहीं करना है हमें स्मार्ट वे में आंसर लिखना है। तो जितना मैंने आपको बताया, अगर ये लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम है तो उतना आप जरूर एक्सप्लेन करिएगा। शॉर्ट टाइप में ये प्रॉब्लम आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम ही आएगी। तो क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ओवर सैंपलिंग, अंडर सैंपलिंग, क्रिटिकल सैंपलिंग। तो ये हमें पता ही है, हमने ये पढ़ा हुआ है इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग में जब हमने सैंपलिंग थ्योरम स्टडी किया था। तो देखिए, चूंकि यहां शॉर्ट नोट सैंपलिंग पर ही पूछा है, तो सबसे पहले आप ना सैंपलिंग को ही डिफाइन कर दो कि सैंपलिंग होती क्या है। उसके बाद फिर आप बता दो कि सैंपलिंग के अंदर आप जो टाइप पढ़ते हो उसमें से एक टाइप है आपका इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग, जिसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ओवर सैंपलिंग। तो ओवर सैंपलिंग का जो डायग्राम था, देखो ओवर सैंपलिंग जब आप बताओगे तो तीनों जगह आपको यही करना है, कंडीशन क्या होती है और साथ ही साथ डायग्राम। तो जब आप सैंपलिंग ऊपर डिफाइन करोगे ना, तो साथ ही साथ आप सैंपलिंग थ्योरम भी डिफाइन कर दो। ऑल्दो यहां पर आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आप डिफाइन कर दो और उसका इक्वेशन लिख दो, मोर देन इनफ है। उसके बाद अंडर सैंपलिंग में भी सेम प्रोसेस, आपको यहां पर कंडीशन लिखनी है और डायग्राम बनाना है। तो प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम होने वाला है, कंडीशन एंड डायग्राम। लेकिन जब आप क्रिटिकल सैंपलिंग करोगे तो क्रिटिकल सैंपलिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यह बता देना है कि क्यों आपकी क्रिटिकल और ओवर सैंपलिंग जो है वो प्रिफर की जाती है और क्यों आपकी अंडर सैंपलिंग प्रिफर नहीं की जाती। तो ये चीजें भी आपको यहां पर शो करना है। ठीक है, और ये चीज आप कैसे शो कर दोगे, जैसा मैंने आपको बताया है, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM। वो ऊपर आप बता चुके होंगे सैंपलिंग थ्योरम में, लेकिन नीचे इन तीनों सैंपलिंग को डिस्क्राइब करने के बाद वापस से इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए आपको ये बताना है कि अगर आप ये नहीं लोगे तो जो अफेक्ट आएगा उस अफेक्ट के बारे में आप यहां पर शो कर देना, जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम के बारे में आप यहां पर शो कर देना डिटेल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ अ बैंड पास सिग्नल एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 मेगाहर्ट्ज टू 10.04 मेगाहर्ट्ज, फाइंड द मिनिमम सैंपलिंग रेट। तो ये आपकी न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको बोल रहा है स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ अ बैंड पास सिग्नल। ठीक है, तो यहां पर स्पेक्ट्रल रेंज के बारे में बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल रेंज चूंकि आपको बताया हुआ है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप सबसे पहले माइनस कर सकते हो, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो जाएगा, यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। जब आप करोगे 10.04 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.04 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एक तरह से बैंडविड्थ आ जाएगी आपकी, FH माइनस FL। क्लियर है अच्छे से। तो ये कर लेने के बाद अब आप क्या करोगे, तो यहां पर आपने F निकाल लिया। अब F के बाद आपको पता ही है कि अगर आपको सैंपलिंग रेट निकालना है, मिनिमम सैंपलिंग रेट, तो मिनिमम सैंपलिंग रेट मतलब FS की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2F। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.04, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 0.08 मेगाहर्ट्ज। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर अगेन जैसा मैंने आपको बोला है कि मेगाहर्ट्ज लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन चूंकि यहां सैंपलिंग रेट बोला है इसलिए आप क्या लिखोगे, मेगा सैंपल और सेकेंड। ये ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है, इस पे मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं होंगे, लेकिन मेगाहर्ट्ज में हो सकता है आपके थोड़े से मार्क्स यहां पर कट जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े आराम से आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो।
Now, next problem. A 6-bit single channel PCM system gives an output of 60 kbps. Determine the highest possible modulating frequency for the system. तो आपको 60 किलोबिट्स पर सेकेंड जो है बिट रेट दिया है एक्चुअली। आप समझिए, मैं आपको बार बार ये हर एक पीएसएम में और हर एक एलएम में बोलता हूं कि केबीपीएस, किलो बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब क्या, रेट। तो क्या सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड मतलब बिट रेट। सिंपल सी बात है, आपको बिट रेट दिया है, बिट रेट दिया है मतलब आपको आरबी दिया है, हमने आरबी से शो किया हुआ है, तो 60 केबीपीएस दिया हुआ है आपको बिट रेट। और पीसीएम है आपका, पीसीएम में हमने बिट रेट का फॉर्मूला पढ़ा है एनएफएस, तो एनएफएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 केबीपीएस। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए और क्या गिवन है आपको, एन की वैल्यू गिवन है देखिए 6, तो आप क्या लिखेंगे, 6 इंटू एफ एस इज इक्वल टू 60 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि किलो में है आपका आंसर, तो आपका एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए 60/6, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 3, तो इसे आप क्या लिखेंगे 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यह आपका आ गया एफ एस, और आपको निकालना क्या है, एफ एम निकालना है। तो एफ एम की वैल्यू क्या होती है हमारी, एफ एस बाई 2, मतलब एफ एस क्या होता है 2FM, हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा। देखिए 2FM जो है वो मिनिमम सैंपलिंग रेट है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हमेशा आपको बाय डिफॉल्ट मिनिमम सैंपलिंग रेट ही लेना है। ये मैंने आपको एलएम में सिखाया था। तो बस आप एफएम की वैल्यू एफ एस बाई 2 लेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 किलो हर्ट्ज। और यहां पर चूंकि आपसे फ्रीक्वेंसी ही पूछा है तो आप यूनिट हर्ट्ज में ही लिखेंगे। अगर आपसे रेट पूछा होता तब आप यूनिट पर सेकंड में शो करेंगे। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम भी बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। तो आई होप जो भी हमने प्रॉब्लम आज डिस्कस करी उसके बाद आपने फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स अचीव कर लिए होंगे। नाउ यू आर एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग एंड इट्स टाइप्स। तो बेसिकली जो हमने एलएम में सैंपलिंग स्टडी किया, उसका प्रोसेस देखा, उसके टाइप्स देखे, और आज हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम अगर आती है इस लर्निंग आउटकम के ऊपर तो आप किस तरीके से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करोगे। तो आई होप आपको ये लर्निंग आउटकम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। Now you are able to describe the following terms: oversampling, undersampling, critical sampling and aliasing effect. तो बेसिकली जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ी थी और अंडर सैंपलिंग में जो हमने अलाइजिंग इफेक्ट देखा था, तो आई होप जो आज हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है उसके बाद आपको ये सभी टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। Now you are able to determine the sampling rate and the highest possible modulating frequency. तो बेसिकली जो हमने सैंपलिंग रेट पे न्यूमेरिकल किया आज, और मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको सैंपलिंग रेट गिवन हो या बिट रेट गिवन हो, तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा। एंड ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आई होप अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आएगी तो आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे।